हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? चलिए हम आज आपका क्लास 10 सोशल साइंस का मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और ये सब्जेक्टिव है। हम क्लास 10 का जो सोशल साइंस है उसका मॉडल सेट करा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या वीडियो के लास्ट में आएगा वो वीडियो, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 10 सोशल साइंस। 1 से 20 हम करा दिए थे पार्ट 1 में, यहाँ पे 21 से 40 तक आपको कराया जाएगा क्लास 10 सोशल साइंस। और एसएसटी में जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सब मिक्स क्वेश्चन आएगा इसमें, समझ गए? इसलिए हम चारों से कराएंगे कुछ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मॉडल सेट आपको देखना एकदम अनिवार्य है, जो इस बार का आया है 2026 का, समझ गए? उसी से कुछ क्वेश्चन हम छाट के यहाँ आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं जो आपका एग्जाम में आएगा। विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल को किस प्रकार नियंत्रित करता है? चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हैं, जैसे दो पार्टी खड़ा हुआ है, एक है बीजेपी, एक है कांग्रेस, एक है आपका बीजेपी और एक है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर बीजेपी जीत गया तो जो कांग्रेस है वो हो गया आपका विपक्षी दल। ये क्या कराएगा? बीजेपी की कमियां निकालेगा, या बीजेपी जो काम नहीं कर रहा है जनता के लिए उसको बताएगा, और जनता की जो समस्या है उससे अवगत कराएगा। ये सब काम करेगा। मतलब ले दे के विपक्षी दल का होना जरूरी है शासन में। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपने अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। राज्य सूची से आपका क्या तात्पर्य है? इसमें क्या क्या विषय सम्मिलित है? राज्य सूची में कोई 66 विषय आते हैं जो प्रांतीय एवं स्थानीय महत्व के हैं। इसमें से मुख्य विषय कृषि, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य एवं पुलिस आदि है। इस विषयों पर राज्य सरकार ही कानून बना सकता है। देखिए, 3 सूची होता है आपका। एक होता है संघ सूची, जिसको केंद्र सूची बोलते हैं, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। तो यहाँ पे राज्य सूची पूछा गया है, तो उसमें 66 विषय आते हैं। और क्या क्या आते हैं इसमें? कृषि आता है, सिंचाई आता है, व्यापार आता है, वाणिज्य आता है, पुलिस बल इत्यादि ये सब आते हैं। मानव विकास का क्या उद्देश्य है? तो मानव विकास का आपका क्या उद्देश्य है? तो मानव विकास का यह उद्देश्य है कि जीवन की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जो लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार आर्थिक एवं सृजनात्मक जीवन जी सकने में सहायक हो। विश्व व्यापार संगठन का 2 उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका 2 उद्देश्य क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के समान रूप से विकास में मदद करता है। यंग इटली क्या है? इसकी स्थापना किसने की? यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1830 में जिउसेप्पे मैस्सिनी ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग इटली क्या है? एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन। स्थापना 1830 में हुई। किसने की? जिउसेप्पे मैस्सिनी। ये सब भी आएगा, और जब इसको मिला देंगे तो एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगला, दांडी यात्रा का क्या महत्व है? दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू किया गया था। दांडी जो है गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी ने यात्रा किया था, नमक कानून। उसी को हम लोग नमक यात्रा, दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आप लोग से पूछते हैं, देखते हैं कौन कौन पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया? आप लोग बताइए तो। मिट्टी संरक्षण या मृदा संरक्षण के 2 उपाय क्या है? पहला, ढलान वाली कृषि को प्रोत्साहन करना, ऐसे ऐसे कृषि जो है। सघन वृक्षारोपण, मैंने ज़्यादा पेड़ लगाना जिससे वायु का प्रवाह कम हो। अतिचारण को नियंत्रित करना। सबसे बढ़िया उपाय है आप लोग जंगल लगाइए। जंगल लगाने से क्या होता है? पेड़ ज़्यादा लगाने से पेड़ जो है मिट्टी को जकड़ के रखता है, जिससे भारी बारिश और आंधी तूफान के कारण भी मृदा जो है संरक्षित रहती है। खरीफ फसल किसे कहते हैं? देखिए, फसल जो है मुख्यतः 3 प्रकार का आता है, रबी, खरीफ और जायद। एक आपका पेय फसल भी है, याद रखिएगा। पेय फसल में आएगा
चाय और कहवा मतलब कॉफ़ी, ये पेय फसल है। खरीफ फसल आता है एक जिसको जून जुलाई मतलब मानसून में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। सबसे पहला है इसमें धान, मक्का, बाजरा, चावल या धान जो लिख सकते हैं, कपास, ये सब खरीफ फसल है। रबी फसल होता है जिसको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काटते हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों। जायद फसल में फल और सब्जी आता है। सब फसल बता दिए। रोपण कृषि भी एक होता है, याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में आता है। रबड़, चाय, कॉफ़ी, ये सब रोपण कृषि का उदाहरण है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम का। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक एओ ह्यूम है। संस्थापक या सचिव एओ ह्यूम, याद रखिएगा। और अगर आएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। गठबंधन सरकार क्या है? मतलब 2 या 3 पार्टी जो है मिल के जो सरकार बनाता है उसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। तो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे एनडीए होता है, भारत होता है, ये सब। हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए? मतलब देश विकास किस तरह करेगा? तो उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च साक्षरता दर, स्वास्थ्य स्तर, पूर्ण रोजगार और उत्तम संरचनात्मक सुविधा, यही है हमारे देश का विकासात्मक लक्ष्य। मतलब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिसमें लोगों को उसकी क्षमता के अनुसार रोजगार मिल सके, स्वास्थ्य स्तर सुधर सके और शिक्षा मिल सके। ये बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन क्या है और यह कब और क्यों स्थापित किया गया? विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सदस्य राष्ट्र के बीच व्यापार संबंधी नियमों को संचालित करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। स्थापना याद रखिएगा और क्या क्या काम है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग करता है ये। चलिए आगे देखिए। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? निरंकुश माने क्या होता है? किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं, तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, उसी को बोलते हैं निरंकुशवाद। स्वराज से आपका क्या तात्पर्य है? स्वराज का तात्पर्य स्व शासन या अपना राज्य से है। स्वराज मतलब क्या हुआ? अपना राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? मानव की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, इन सबों की पूर्ति के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। संसाधन मानव जीवन को सुखद और सरल बनाते हैं। संसाधन माने कोई भी चीज़ हो सकता है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसको संसाधन बोलते हैं। खनिज क्या है? देखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी में जो प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक पाया जाता है उसे बोलते हैं खनिज। जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, ये सब खनिज का उदाहरण है। खनिज पृथ्वी में पाए जाने वाले भौतिक पदार्थ है जिसका निर्माण भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। राजनीतिक दलों के कोई 2 कार्य। राजनीतिक दल पहले होता क्या है ये समझिए। समान तरह के लोगों का समूह जिसका उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, इसे बोलते हैं हम लोग राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल के कोई 2 कार्य क्या होगा? भारत की 2 राजनीतिक दल अगर आए तो बीजेपी, कांग्रेस आप लोग लिख सकते हैं। तो पहला, चुनाव के द्वारा सत्ता प्राप्त करना। दूसरा, राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समवर्ती सूची क्या है? अभी बताया ना, तीनों सूची आपको याद रखना है, एक एग्जाम में आएगा। केंद्र सूची या संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची ऐसे विषय दे रखे हैं जिसका संबंध दोनों केंद्र और राज्य सरकारों से होता है। इन विषयों की गिनती कोई 47 के लगभग है, जिसमें से मुख्य दीवानी एवं फौजदारी, कानून, विवाह एवं तलाक, उत्तराधिकार, शिक्षा, वन, बिजली एवं श्रम, ये सब आते हैं। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल के कानून बनाता है, तो इसमें क्या क्या आएगा? मुख्य दीवानी, फौजदारी, कानून, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है। एग्जाम में 1 नंबर यहाँ में आया है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। 39 नंबर, साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं? 7 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। या 7 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जो मतलब पढ़े लिखे हैं उसको साक्षर बोल सकते हैं। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो उदारीकरण मतलब क्या हुआ? देखिए, 1991 में LPG नीति आई था। लिबराइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण।
तो उदारीकरण क्या है? सरकार द्वारा अवरोधक अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण बोलते हैं। जैसे कोई विदेशी कंपनी भारत आएगा तो सरकार क्या करेगी? उसको कम कागज़ के द्वारा, कम कागज पत्तर, कम कानूनी अड़चन, उस सबसे मुक्ति दिलाएगा। यही है उदारीकरण। निजीकरण मैंने प्राइवेट कर रहा है, वैश्वीकरण मैंने देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। जिसको सब नोट्स चाहिए बता दें आप लोग, यहाँ पे मैसेज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।